हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था सेल चैप्टर के। मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, बट अभी एडमिशन्स वगैरह का टाइम चल रहा है बच्चों ऑफलाइन क्लासेस में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। है तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने खत्म किया था और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे और पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में हमारे पास एनसीईआरटी में एक हेडिंग है, एन ओवर व्यू ऑफ सेल। मैं एनसीईआरटी के हेडिंग के हिसाब से आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अभी बेसिक्स थोड़े से वीक हैं आप लोगों के, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आराम से। एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स में देखो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आपको कोई भी प्लांट सेल की स्टडी करनी है या कोई भी आपको एनिमल सेल की स्टडी करनी है, तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा प्लांट सेल लें और कौन सा एनिमल सेल लें। तो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि बेस्ट एनिमल सेल सीन अंडर माइक्रोस्कोप, ऐसी कौन सी एनिमल सेल है जिसे हम माइक्रोस्कोप में सबसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो वो है ह्यूमन चीक सेल। जो ह्यूमन के बेटा गाल होते हैं ना, 9th क्लास में प्रैक्टिकल करवाया जाता है, यहां से गालों से एक सेल ली जाती है, उसकी स्टडी की जाती है, तो ह्यूमन चीक सेल। और इसी तरीके से बेटा बेस्ट प्लांट सेल सीन अंडर माइक्रोस्कोप, तो ऐसी कौन सी प्लांट सेल है जिसको हम देखकर बहुत अच्छे से प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनल्स को देख सकते हैं, यानी कि प्लांट सेल की स्टडी कर सकते हैं, तो वो है बेटा ओनियन पील सेल्स। अब बच्चों, ओनियन पील सेल्स क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है ना, तो प्याज की एक कवर के ऊपर दूसरा कवर, उसके ऊपर तीसरा कवर, उसके ऊपर चौथा कवर होता है। तो अगर आप दो कवर्स को अलग करोगे तो बीच में जो व्हाइट झिल्ली होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ओनियन पील सेल या ओनियन पील कहते हैं, और उसके एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, राइट। तो आपको पता चला कि अगर सेल की स्टडी करनी है तो किसकी स्टडी करनी है बताओ? ह्यूमन चीक सेल की स्टडी करनी है, और अच्छे से अगर हमें प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो हमें ओनियन पील सेल की स्टडी करनी है। अब कुछ बातें छोटी छोटी और देख लेते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या है देखो जरा। हम कहते हैं कुछ बेसिक जो आपको आने चाहिए वो ये है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कोई सेल है, राइट, एक कोई सेल, एक कंप्लीट सेल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। देखो, एक कंप्लीट सेल हम लोग मानते हैं प्लांट सेल को। अब बच्चों, प्लांट सेल के पास में क्या क्या होता है अगर आपको पता है तो मेरे साथ साथ दोहराओ। सबसे ऊपर क्या होता है बताओ? सेल वॉल होती है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में प्लांट सेल में क्या होता है बताओ? वेरी गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, बहुत अच्छी बात है। और क्या होता है बच्चों? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और यहां पर फ्लूइड भरा होता है। ये क्या है बच्चों? ये एक फ्लूइड है। तो कोई भी जो एक कंप्लीट सेल होती है उसमें मोटे तौर पर सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल और ये फ्लूइड, इतने स्ट्रक्चर होते हैं। बच्चों, अगर मैं किसी भी सेल में से सेल वॉल को हटा दूं, किसी भी सेल में से किसको हटा दूं? मैं सेल वॉल को हटा दूं, और अगर मैंने बच्चों ऐसा कर दिया तो हमारे पास में बताओ क्या क्या बचा?
हमारे पास में बचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल और फ्लूइड, और इतने सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। तो उम्मीद है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोटोप्लास्ट से भी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें, इससे अगर हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दें तो जो बचा हुआ बच्चों स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गई तो बचा न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल और फ्लूइड, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर इस प्रोटोप्लाज्म से भी मैं न्यूक्लियस को हटा दूं तो हमारे पास में बच्चों जो स्ट्रक्चर बचता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो आप लोग फ्रिक्वेंटली फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हो, वो देखो यहां पे बात गलत है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का बेटा मतलब होता है सेल ऑर्गेनल प्लस फ्लूइड, सेल ऑर्गेनल प्लस फ्लूइड। और अगर मैं इस साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल माइनस कर दूं, सेल ऑर्गेनल्स को भी मैं अगर हटा दूं तो जो बचेगा बेटा उसको हम लोग बोलते हैं या तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं साइटोसोल, और इसके इसी तरीके से फ्लूइड, हाइलोप्लाज्म, बहुत सारे नाम होते हैं। मैं बस आपको यहां पे इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये बताने की मैंने आपको कोशिश की है। आगे की बात करते हैं बच्चों। ये आपको डिफरेंसेस समझ में आए तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि कोई भी एक सेल है, उस सेल को हम लोग कितने मेजर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी सेल को बच्चों कितने मेजर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेल के मोटे तौर पर ये 3 पार्ट होते हैं। सेल के कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है सेल कवरिंग। सेल कवरिंग यानी कि सेल का ऊपर वाला छिलका मान लो सेल कवरिंग। और सेल कवरिंग आप लोग जानते हो कि 2 तरह की होती है, एक तो होती है सेल वॉल और एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये बात अलग है कि एनिमल सेल के केस में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होती है, राइट। आगे बढ़ो। सेल कवरिंग के बाद में बच्चों जो सेल में दूसरी चीज होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, राइट। और साइटोप्लाज्म के बाद में जो सेल को तीसरी चीज से दिखा गया है वो है न्यूक्लियस। क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस। तो कोई भी सेल हो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है सेल कवरिंग, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस जो है वो होता है मास्टर ऑफ सेल। सेल का मास्टर होता है बच्चों, और ये गवर्न करता है, गवर्न ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको गवर्न करने का, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है बताओ? न्यूक्लियस का, राइट। साथ ही साथ इट कंटेन क्रोमोसोम। आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बताओ? क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्रों के पास क्या होता है बताओ? गुणसूत्रों के पास होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल बोले तो एक तो है डीएनए, और किसी किसी के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। हालांकि हमारे न्यूक्लियस में
डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस पूरे सेल का टीचर है, मास्टर है, और ये सारी एक्टिविटी को गवर्न करता है। इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और उन क्रोमोसोम्स में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बताओ? डीएनए। हाँ, मैंने यहाँ पे आरएनए बच्चों इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी प्रेजेंट होता है। चलो भैया, अब बात करते हैं कि ये सर साइटोप्लाज्म किस बला का नाम है? ये साइटोप्लाज्म को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो बच्चों साइटोप्लाज्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो इसका होता है मैट्रिक्स, यानी कि फ्लूइड वाला पार्ट। एक पार्ट क्या होता है बताओ? मैट्रिक्स होता है। और दूसरा पार्ट बच्चों इसका जो बहुत ही अच्छा दूसरा पार्ट है वो होता है इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है? इंक्लूजन बॉडीज। अब बच्चों ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? तो पहली बात तो यार ये है कि इंक्लूजन बॉडीज कहां पाई जाती हैं? ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। इंक्लूजन बॉडीज की हम लोग बात किसके केस में करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के केस में बात करेंगे। और ये कैसी होती हैं बताओ? ये होती हैं मेम्ब्रेनलेस। कैसी होती हैं? मेम्ब्रेनलेस। इनमें बच्चों कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। इंक्लूजन बॉडीज में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती हैं और ये स्टोर करती हैं, इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो इन इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। देखो बच्चों, इंक्लूजन बॉडी किसी यूकैरियोटिक सेल में यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। और हम लोग एक जर्नल सेल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी को याद किया है और आपके एनसीईआरटी में भी है। तो ये क्या होती है बताओ? ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है और ये स्टोर करती हैं रिजर्व फूड मटेरियल। तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रोकैरियोट्स में रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर है, तो आप कहोगे इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। और बच्चों इंक्लूजन बॉडीज इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट। अच्छा, क्या क्या इनका एग्जाम्पल होता है? आइए हम लोग उसकी बात करते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सल्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। अब जो भी बेटा बेसिक यहां पे पढ़ने आए हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। देखो क्या है, हम आपसे कह रहे हैं सेल ऑर्गेनल। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म में 3 चीजें हैं। एक क्या क्या है? सेल ऑर्गेनल, एक है मैट्रिक्स और एक क्या है? इंक्लूजन बॉडी। ओके, अब बच्चों ये सेल ऑर्गेनल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनल्स सबसे पहले आप लोग याद रखो कि ये 2 तरह के हो सकते हैं। याद करो, याद करो। कोई भी सेल हो उसमें सेल ऑर्गेनल कितने तरह के हो सकते हैं बच्चों? 2 तरह के। मैं इस चीज को बीच में ले आता हूं। चलो, सेल ऑर्गेनल कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं मेम्ब्रेनस और एक हो सकते हैं मेम्ब्रेन लेस। मतलब यार ये हुआ कि ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास में कोई कवरिंग प्रेजेंट है तो वो क्या है बताओ? मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। और ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास में कोई भी कवरिंग नहीं है तो वो क्या है बताओ? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। आपके बेटा सिलेबस में
आपका सिलेबस मतलब 11th वालों का सिलेबस, 9th वालों का सिलेबस प्लस नीट वालों का सिलेबस। आपके सिलेबस में मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल की जब बात आएगी तो सिर्फ 3 सेल ऑर्गेनल आपको याद रखने हैं। क्या क्या? पहले नंबर पे राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है बच्चों जिसके पास में मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेटा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये कहां होते हैं, कैसे होते हैं, सब पता चल जाएगा, आप लोग जुड़े रहिए मुझसे। ये क्या है बताओ? सेंट्रियोल। और तीसरा है बेटा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, राइट। इन 3 सेल ऑर्गेनल्स को छोड़कर तुम्हारे कानों में जब भी ये आवाज आ जाए कि कोई भी सेल ऑर्गेनल तुमसे पूछा जाए, पड़ोसी, आस पड़ोसी, बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, कोई भी तुमसे अगर ये पूछे कि बताओ फलाने सेल ऑर्गेनल में क्या मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी, तो अपने दिमाग में सोचना क्या ये कहीं राइबोसोम की बात तो नहीं कर रहे, क्या ये कहीं सेंट्रियोल की बात तो नहीं कर रहे, क्या ये कहीं न्यूक्लियोलस की बात तो नहीं कर रहे। और अगर ये 3 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं तो आप धड़ल्ले से बोल सकते हो कि भाई उसमें मेम्ब्रेन होगी, राइट। अच्छा, अब यहां पे बात है बच्चों कि मेम्ब्रेन कितनी होंगी। तो एक तो हो सकते हैं डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, और एक हो सकता है बेटा सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। तो हमने ये तो पता कर लिया कि सेल ऑर्गेनल के पास में मेम्ब्रेन है या नहीं है, लेकिन अगर है तो कितनी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, आपके सिलेबस के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और प्लास्टिड फैमिली का सबसे फेमस मेंबर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। बेटा इसको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर तुम्हारे कानों में कोई भी सेल ऑर्गेनल की आवाज आ जाए तो तुम कहना कि वो कैसा है बताओ? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे कोई तुमसे कहे बताओ अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कोई तुमसे कहे परऑक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक्सेट्रा कुछ भी बोले, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, ग्लाइऑक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन, कुछ भी। अब आपके मन में शायद ये बात आ सकती है कि सर हमने तो पढ़ा है कि न्यूक्लियस में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। हाँ बिल्कुल होती है। पहली बात तो बेटा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक अलग सा हिस्सा है। दूसरी चीज बेटा, न्यूक्लियस में जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। सपोज जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्लोरोप्लास्ट में ये डबल मेम्ब्रेन इस तरह से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये डबल मेम्ब्रेन इस तरह से होती है, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों जो डबल मेम्ब्रेन है ये यूनिफॉर्म है, यानी कि इनमें कहीं पे भी बीच में कोई भी गैप नहीं है। बट न्यूक्लियस की अगर हम डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन में बीच में गैप होता है, इस तरीके से बीच में न्यूक्लियस के डबल मेम्ब्रेन में गैप होता है। तो जो ये गैप्स होते हैं इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेन यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने 2 कारणों से न्यूक्लियस को यहां पे मेंशन नहीं किया है। तो आपको एक जर्नल तौर पे बात समझ में आ गई होगी कि बताओ सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेल कवरिंग, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और उसको हमने किस किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो ये भी, अब कुछ जर्नल चीजें और भी हैं, बहुत मजेदार वाला पार्ट है बच्चों ये। देखो भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में बच्चों क्या क्या डिफरेंस है
ये भी आपको बेसिक तौर पे समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक चीज है, बहुत सरल डिफरेंसेस हैं। आइए इनकी बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, चलो भैया देख लेते हैं भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस। सबसे पहले यहां पे लिखा आपने प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पे आपने लिखा यूकैरियोट्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक, चलो अब प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ऐसी सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब सर जब तो भाई मैं छोटा था तो जब सर ने पहली लाइन लिखवा दी थी तो मैंने यार वेल डिफाइंड मतलब, और बड़ी क्लास थी, काका देव कानपुर में तैयारी करते थे, 500 बच्चे थे, अब इतनी बड़ी क्लास में कैसे पूछें। तो बच्चों जैसे ये एक हॉल है, ये क्या है, एक हॉल, और इस हॉल में अगर एक और 4 दीवार बनी हुई है, मतलब ये तो 4 दीवारों से बना हुआ एक हॉल है, और वहां के उसके अंदर भी एक 4 दीवार बनी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये तो एक हॉल है लेकिन इसके बाद में इस हॉल के अंदर एक रूम भी है। इस 4 दीवारी से बने कमरे को हम क्या कहेंगे, रूम। क्या कहेंगे, रूम। और मान लो इस रूम के अंदर कोई मिस्टर एक्स आराम फरमा रही है, कोई मिस्टर एक्स आराम फरमा रहे हैं इस रूम के अंदर, राइट, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये 4 दीवारी हॉल वाली एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर ये ईंटों का बना हुआ कमरे की वजह यहां पर्दा पड़ा हुआ हो, क्या पड़ा हो, पर्दा पड़ा हुआ हो, या फिर यहां कुछ भी ना हो, बस ऐसे ही मिस्टर एक्स हॉल के बीचों बीच में लेटे हुए हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये भी एक रूम है? बोलो, नहीं बोल सकता हूं ना। एक हॉल में एक पर्टिकुलर जगह पे मिस्टर एक्स लेटे हुए हैं, इसमें भी और इसमें भी। मान लो बच्चों ये मिस्टर एक्स जो है वो कुछ नहीं, वो डीएनए है। वो क्या है बताओ, डीएनए हमारा आपका जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आप देखो कि यहां पे डीएनए यानी कि मिस्टर एक्स 4 दीवारी में कवर्ड है, और वो कवर्ड हिस्सा हमें अलग से दिखाई दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस हिस्से को, इस रूम को तुम मान लो न्यूक्लियस। तो इस वाले केस में इस हॉल में जो कमरा है वो वेल डिफाइंड है, हम अलग से उसे कमरा ही बोल रहे हैं। तो भाई साहब जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये दीवार बनी होती है उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उसमें क्या है बताओ, जेनेटिक मटेरियल। भाई साहब यहां प्रोकैरियोट्स के केस में भी जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, जैसे यहां पे है, यहां पे भी मिस्टर एक्स है, लेकिन इसको घेरी हुई 4 दीवारी नहीं है, यानी कि अलग से हिस्सा, अलग से रूम हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां एब्सेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पे बच्चों एब्सेंट है। तो हमारे क्या बात निकल के आई सामने बेटा ये बात निकल के आई कि एक सेकेंड, क्या बात निकल के आई कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां पे एब्सेंट है। मतलब क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
प्रेजेंट है। क्या मतलब निकल के आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें कह रहे हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ बेटा मैं यहां पे कह रहा हूं कि इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बोले तो बच्चों डीएनए। शाबाश। इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए कैसा है बताओ? नेक्ड है, यानी कि ये वही मिस्टर एक्स हैं जो खुले हॉल में लेटे हुए थे, कोई चार दीवारी इनके चारों तरफ नहीं थी। तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? नेक्ड। और हमने नेक्ड क्यों बोला? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि हम बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कैसा है बताओ? कवर्ड है। और किससे कवर्ड है बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है? तीसरा पॉइंट होता है कि प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? स्मॉलर इन साइज होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? स्मॉलर इन साइज होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो लार्जर इन साइज होती है। उनका साइज क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। चूंकि इनका साइज बच्चों छोटा है इसलिए सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन इसमें बेटा कैसा होता है? रैपिड होता है, तेजी से हो जाता है। ठीक है ना? जबकि यहां पे सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है बच्चों? स्लो होता है कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल के। आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया की सेल 20 मिनट में डिवाइड हो जाती है और हम ह्यूमंस की सेल को, एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि भाई देखो ये सेल बड़ी है, ये सेल छोटी है, और जो छोटी है वो जल्दी जल्दी डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन कर लेती है, बड़ी वाली में समय लगता है। ये एक नॉर्मल सी अंडरस्टूड करने वाली बात है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो डीएनए होता है बच्चों, वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, सर्कुलर। यानी कि देखिए ये एक स्ट्रैंड है, एक और दूसरा स्ट्रैंड है, और ये कैसा दिख रहा है आपको? सर्कुलर है। तो डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स की बात करें तो इसका भी डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है। आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से बुक में बना हुआ। तो इसका कैसा है बताओ? सर्कुलर है। इसका कैसा है? लीनियर है। और सुनिए बेटा, जो डीएनए होता है वो समझने की कोशिश करिए, ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है और एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। और चाहे डीएनए वो प्रोकैरियोट्स का हो चाहे वो यूकैरियोट्स का हो, ये भी कैसा होगा? निगेटिवली चार्ज्ड होगा। और कैसा होगा बताओ? एसिडिक होगा। ये चीज कॉमन है बच्चों। लेकिन यहां पे एक बेसिक प्रोटीन पाई जाती है जो कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है बच्चों। प्रोकैरियोट्स के केस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है बच्चों? प्रेजेंट होती है। और हिस्टोन प्रोटीन के पास भी दो बातें हैं समझने वाली। कौन कौन सी? एक तो ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। देखो नेगेटिव चार्ज है डीएनए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये बेसिक होती है बेटा,
बेसिक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है? बेसिक प्रोटीन होती है। ये बात निकल के आई। और देखो बेटा, प्रोकैरियोट्स के केस में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बच्चों, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें भी मेम्ब्रेन है, वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बच्चों, यहां पे एक बात समझने की कोशिश करो आप। एक होता है राइबोसोम, और यहां पे भी क्या है बताओ? राइबोसोम। और अगर आपको भी ध्यान हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है बच्चों। क्या है? मेम्ब्रेन लेस। तो बच्चों, यहां पे राइबोसोम दोनों में ही प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के केस में भी प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स के केस में भी प्रेजेंट है। तो जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो 70S टाइप है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट है किसके केस में बच्चों? प्रोकैरियोट्स के केस में। और अगर मैं यूकैरियोट्स के केस की बात करूं तो 70S एंड 80S बोथ टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ बच्चों, यहां पे 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बस फर्क इतना है बच्चों कि जो 70S राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। राइट? तो वो हम अभी जब राइबोसोम पढ़ाएंगे तो आपको अलग से लिखवा देंगे। बट मैंने आपको बताया कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है और दोनों में प्रेजेंट है। सर जी, आप एक बात बताइए, आपने पिछले लेक्चर में यह कहा था कि सेल्स को एनर्जी की नीड होती है, सेल्स को एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी कहां से आती है? खाने से आती है। तो जब फूड ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ब्रेकडाउन की इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। और रेस्पायरेशन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर सर, प्रोकैरियोट्स के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई चीज नहीं होती, तो फिर प्रोकैरियोट्स को एनर्जी कैसे मिलेगी? प्रोकैरियोटिक सेल एनर्जी कैसे फॉर्म करेगा? तो बच्चों, यहां पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखो आप कि प्रोकैरियोट्स के केस में रेस्पायरेटरी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है और उसका नाम होता है मीजोसोम। क्या नाम होता है बच्चों? मीजोसोम नाम होता है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह रेस्पायरेशन को करने की जिम्मेदारी दी जाती है मीजोसोम को। सर, मीजोसोम क्या होता है? वक्त आने पे पता चल जाएगा। और यहां पे आप सभी लोग जानते हो कि रेस्पायरेशन नाम की चीज किसके होती है बताओ? टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली यहां पे यूकैरियोट्स के पास में मीजोसोम नहीं होता। इनफैक्ट आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता जो यूकैरियोट्स में पाया जाता हो। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता जो यूकैरियोट्स में पाया जाता हो। हाँ, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है? आगे कुछ और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों,
कुछ और पॉइंट है एक दो, देख लो यहीं पे देख लो। देखो भाई, एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, एक प्रोसेस होती है बच्चों रेप्लिकेशन, एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, और एक प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। क्या सीखा हमने? एक प्रोसेस होती है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। सर जी रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है बच्चों डीएनए से आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना। राइट, मैं आपको ये टर्म यहां पे सिखाता हुआ चल रहा हूं क्योंकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो बताओ, रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए, ट्रांसलेशन का मतलब आरएनए से प्रोटीन। तो ये तीनों प्रक्रियाएं, ये तीनों चीजें कहां पे होती हैं प्रोकैरियोट्स के केस में? साइटोप्लाज्म में होती है। कहां पे होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं होती है। जबकि रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस में होता है, जबकि बेटा ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स के केस में बताओ कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे तीनों चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं कभी कभार मोहब्बत से। इसमें आते हैं माइकोप्लाज्मास, और माइकोप्लाज्मास का एक फेमस है बेटा पीपीएलओ। अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, पीपीएलओ एक्सेट्रा। तो इतनी सारी चीजें किसमें आती हैं? प्रोकैरियोट्स में आती हैं। जबकि अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करें तो एल्गी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब बेटा बताओ किस में आते हैं? ये सब आते हैं यूकैरियोट्स में आते हैं। ये सब यूकैरियोटिक सेल है। ओके, तो हमने एक जनरल तौर पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे की बात कर लेते हैं, क्या डिफरेंसेस और है। एक है बेटा प्लांट सेल, एक है प्लांट सेल्स, और एक है बच्चों एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हमें डिफरेंसेस पढ़ने हैं, बहुत तीन चार ही हैं, कोई खास नहीं है। प्लांट सेल एक तो लार्जर इन साइज होती है, लार्जर इन साइज, साइज में प्लांट सेल बड़ी होती है, और एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो प्लांट सेल की अपेक्षा एनिमल सेल छोटी होती है साइज में। साथ ही साथ बेटा इसमें सेल वॉल, इसमें प्लास्टिड और लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। क्या बोला? लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। ये सारी ही चीजें बेटा इसमें प्रेजेंट होती हैं प्लांट सेल में। जबकि सेल वॉल और आपका प्लास्टिड और वैक्यूल, कौन सा वैक्यूल? लार्ज
सिंगल सेंट्रल वैक्यूल। ये इतनी सारी चीजें यहां पे क्या होती हैं, एब्सेंट होती है एनिमल सेल के केस में। बच्चों ध्यान रखें, मैंने कहा कि एक लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है एनिमल्स के केस में, एनिमल सेल के केस में, लेकिन स्मॉल या मैं कहूं टाइनी, टाइनी या स्मॉल वैक्यूल्स में बी प्रेजेंट। अगर मैं कहूं कि छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सा सिंगल वैक्यूल सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, और समझने की कोशिश करिए जरा बच्चों। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनल अभी हमने पढ़ा था सेंट्रियोल नाम का, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या यूं कहूं मैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जैसी कोई भी चीज प्लांट सेल में नहीं होती है, एब्सेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम कहो, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट के केस में जो खाना रिजर्व में पड़ा रहता है कि जरूरत आने पे हम इसे यूज करेंगे, तो वो खाना किस फॉर्म में पड़ा रहता है बच्चों, स्टार्च के फॉर्म में। जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं। किसके फॉर्म में रखते हैं बताओ, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखते हैं। मतलब हमारा जो रिजर्व फूड है वो हमारी सेल किस फॉर्म में रख रही है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख रही है। जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें एनर्जी प्रोवाइड या हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, राइट। अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या हो गया भैया, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल यहां पे क्या है बताओ, एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सॉरी यहां पे क्या है बताओ, प्लांट सेल्स हैं एग्जाम्पल, और यहां पे एग्जाम्पल क्या है बताओ, एनिमल्स। यहां पे एनिमल सेल्स नहीं बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, तो यहां पे एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स, एग्जाम्पल क्या है बताओ, प्लांट्स, और यहां पे एग्जाम्पल क्या है बताओ, एनिमल्स, राइट। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस खत्म हुए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। कभी अगर तुमसे जीवन में पूछा जाए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, इस दुनिया की सबसे बड़ी अब तक की खोजी गई सिंगल सेल कौन सी है, तो तुम कहोगे ऑस्ट्रिच एग। क्या कहोगे बच्चों, ऑस्ट्रिच एग। अगर तुमसे कहा जाए लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन ह्यूमंस में सबसे बड़ी सेल कौन सी है अब तक की खोजी गई, तो तुम कहोगे ओवम। क्या बेटा, ओवम। अगर आपसे कहा जाए लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल, बेटा लार्ज माने होता है बड़ा, लॉन्ग माने होता है लंबा, तो सबसे लंबी सेल कौन सी है बताओ, नर्व सेल। कौन सी है, नर्व सेल। अगर तुमसे कहा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, बच्चों स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब यहां पे भी एक चीज है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, देखो जब भी हम आपसे कहेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल बताओ, तो शायद आपके मन में ये आ जाए वायरस। क्या आ जाए बेटा, वायरस। पर मैं सही आपसे कह रहा हूं कि पहली बात तो हम वायरस को सेल नहीं मानते,
ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर मानते हैं। और दूसरी बात यह है बच्चों कि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं लिविंग सेल, तो वायरस हमें पता नहीं कि इस टाइम लिविंग है या नॉन लिविंग, क्योंकि अगर किसी सेल में या किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो लिविंग है, वरना बाहर पड़ा है तो वो क्या है, नॉन लिविंग। हम आपसे पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो आप कह सकते हो माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये माइकोप्लाज्मा कोई एक ऑर्गन कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है या कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक समूह है, जैसे बैक्टीरिया एक समूह है, तो माइकोप्लाज्मा बहुत सारे टाइप का होता है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल है, और इस माइकोप्लाज्मा जो एक समूह है, जो एक ग्रुप है, इसका एक मेंबर है बेटा पीपीएलओ। इसका एक मेंबर है पीपीएलओ। क्या नाम होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मास का जो जर्नल स्ट्रक्चर है उसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। कितना? 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन इस माइकोप्लाज्मा ग्रुप का जो पीपीएलओ है इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना? 0.1 माइक्रोमीटर आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। तो अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो या तो ऑप्शन में होगा माइकोप्लाज्मास, और माइकोप्लाज्मास अगर नहीं है या है और पीपीएलओ दिया हुआ है तो पीपीएलओ मोस्ट एक्यूरेट होगा। इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक बात और इसके बारे में कुछ खास बातें हैं वो जानो जो पेपर में पूछी जाती हैं बच्चा। देखो जो माइकोप्लाज्मा है या पीपीएलओ है ये कैसा है? ये तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। दूसरा, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है बच्चों। माइकोप्लाज्मा मोनेरा में आता है, ठीक है ना, मोनेरा किंगडम में आता है, और मोनेरा किंगडम में सेल वॉल्स प्रेजेंट होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा मोनेरा में ऐसा है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा बेटा, इट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्मा है, जो माइकोप्लाज्मा ग्रुप के जो लोग हैं वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड दे आर पैथोजेनिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैथोजन माने, पैथोजन वो एजेंट्स होते हैं जो डिजीज कॉज करें, यानी कि जो रोग को जनित करे, रोग को उत्पन्न करे। तो माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया की तरह डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये पैथोजेनिक होते हैं, और ये किस पे पैथोजेनिक होते हैं? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। यानी कि ये प्लांट में भी अलग अलग डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ये एनिमल्स में भी अलग अलग डिजीज कॉज कर सकते हैं। माइको का है cells vary greatly in size, shape and activities। यानी कि सेल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अलग अलग सेल में अलग अलग तरह के डिफरेंसेस हैं। किस बेसिस पे डिफरेंस है? या तो वो सेल्स जो है वो साइज में अलग अलग होती, कोई बड़ी कोई छोटी, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी, या फिर उनके शेप अलग अलग है, या उनकी एक्टिविटीज अलग अलग है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि सेल्स की एक्टिविटी के बेसिस पे उनके शेप और साइज वेरी करते रहते हैं। आइए बात करते हैं कैसे। अगर हम कहते हैं टाइप्स ऑफ शेप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से सेल के शेप हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी,
ह्यूमन आरबीसी। तो जो ह्यूमन आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है ह्यूमन की, उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है राउंड एंड बाई कॉनकेव, राउंड एंड बाई कॉनकेव, इस तरीके से राउंड एंड बाई कॉनकेव, राइट। अच्छा, अगर हम लोग कहें कि WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, तो इसका कोई शेप निर्धारित नहीं होता, इर्रेगुलर होती है। कैसी होती है? इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर शेप वाले जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप, क्योंकि अमीबा का भी कोई निर्धारित शेप नहीं है, इसीलिए इसे कह देते हैं अमीबॉइड शेप। अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, तो जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं बेटा, वो कैसी होती हैं बताओ? वो होती हैं लॉन्ग एंड नैरो। कैसी होती है? लॉन्ग और नैरो, इस तरीके से होती है ना कॉलमनर एपिथेलियल सेल, इस तरीके से। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, तो कैसी होती हैं बताओ? लॉन्ग और नैरो होती हैं। ये WBC इस तरीके से होती है। ये कैसी होती है? अमीबॉइड शेप होती है। और ऊपर क्या बनी हुई है? RBC। अगर हम लोग बात करते हैं नर्व सेल की बच्चों, किसकी बात करते हैं? नर्व सेल, नर्व नर्व सेल्स। तो अगर नर्व सेल की बात करें तो आपने देखा होगा बेटा, नर्व सेल कुछ ऐसी होती है, इस तरीके से। ये क्या है बताओ? नर्व सेल है। तो ये कैसी होती हैं? ये होती हैं बच्चों लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती हैं। इनका शेप कैसा है? लॉन्ग एंड ब्रांच है। अगर हम लोग बात करें ट्रैकिड की, ट्रैकिड की बात करें तो ये कैसी होती है बताओ? इस तरीके से होती है, ऐसे। ये होते हैं ट्रैकिड्स। ये कैसी होती हैं? इलोंगेटेड। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये ट्रैकिड क्या होते हैं, ये WBC क्या होते हैं, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स क्या है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समय के साथ बच्चों ये सब आपको आ जाएगा। लेकिन आपकी NCERT में यहीं पे ये सब कुछ दे रखा है, तो मेरा पढ़ाना जरूरी है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं मीजोफिल सेल की, मीजोफिल सेल की, तो बेटा ये कैसी होती है? ये होती है राउंड एंड ओवल। मीजोफिल सेल्स कैसी होती हैं? इस तरीके से होती है, राउंड एंड ओवल। ये मीजोफिल सेल्स होती हैं, राइट। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं गार्ड सेल की, किसकी बात करते हैं? गार्ड सेल की। देखो बच्चों, स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अंदर होती है गार्ड सेल। क्या होती है? गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल बच्चों दो तरह की होती हैं। अगर मैं कहूं कि डाइकॉट की गार्ड सेल कैसी होती हैं, तो ये होती हैं बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप, यानी कि राजमा की तरह होंगी, ठीक है ना, बीन्स की तरह होंगी या फिर किडनी की तरह। तो ये क्या है बच्चों? गार्ड सेल। नीट 2024 पे इस पे क्वेश्चन आया है डायग्राम से, अगर आपको याद हो। और अगर हम लोग मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में बेटा ये होती हैं डंबल शेप। जो हम लोग बॉडी बनाने जाते हैं ना जिम में, तो जो डंबल्स होते हैं इस तरह के, तो गार्ड सेल कैसी होती हैं? डंबल शेप होती है स्टोमेटा के अंदर। तो बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, मत करो, कोई बात नहीं। ये इतनी बार तुम्हारे सामने आएगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ये। अगर आपको याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बस इतनी बात समझ लो कि अलग अलग सेल्स अलग अलग शेप की हो सकती हैं, और ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, राइट। आपकी NCERT में भी मौजूद है। ओके, चलो सर, मैं आपकी एक बात तो मान गया कि ये सेल्स अलग अलग शेप की हो सकती हैं, पर सेल्स तो बैक्टीरिया की भी होती हैं, तो क्या बैक्टीरिया भी अलग अलग शेप के हो सकते हैं? बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं।
शेप के आधार पर बैक्टीरिया चार तरह के हो सकते हैं। पहला बैक्टीरिया बेटा बहुत फेमस है, वो है रॉड शेप। कैसा है बच्चों? रॉड शेप्ड है, कुछ इस तरह का, ऐसा रॉड शेप बैक्टीरिया। और ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं बैसिलस। क्या बोलते हैं? बैसिलस। दूसरा बैक्टीरिया है बेटा, वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी कि इस तरीके से गोल गोल बैक्टीरिया है, और इसको बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं? कोकस। तीसरे तरह का बैक्टीरिया बेटा कॉमा शेप्ड, जो हम लोग इंग्लिश में कॉमा लगाते हैं ना, इस तरीके से, तो ये कैसा है बताओ? कॉमा शेप्ड है। इसको बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो। और चौथे नंबर का जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरल शेप्ड है। क्या है? स्पाइरल शेप्ड, यानी कि इस तरीके से स्पाइरल वाला है, स्पाइरल शेप्ड है, इसको बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया शेप के बेसिस पे कितने टाइप के हैं बच्चों? चार टाइप के हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। राइट। अगर हम लोग बात करें सर क्या सेल्स का साइज भी अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल, साइज ऑफ सेल्स, तो जैसे सेल का बेटा शेप अलग अलग हो सकता है ना, वैसे ही सेल्स का साइज भी अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे मैं आपसे कहता हूं कि माइकोप्लाज्मा, तो अभी मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा का शेप क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन माइकोप्लाज्मा में ही एक क्या है बताओ? पीपीएलओ, इसका होता है 0.1 माइक्रोमीटर। राइट। इसी तरीके से बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, इनका शेप 3 से 5 माइक्रोमीटर का हो सकता है। कितना? 3 से 5 माइक्रोमीटर का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की, किसकी? टिपिकल बैक्टीरियल सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका शेप हो सकता है बेटा, उसका साइज हो सकता है 1 माइक्रोमीटर। टिपिकल की बात करें या 1 से 2 माइक्रोमीटर हो सकता है, तो यहां पे चलो लिख लो 1 से 2 माइक्रोमीटर, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों ह्यूमन आरबीसी की, तो जो ह्यूमन आरबीसी है वो 7 माइक्रोमीटर की होती है डायामीटर, यानी कि उसका डायमीटर कितना है? 7 माइक्रोमीटर है ह्यूमन आरबीसी का। अगर हम लोग वायरस की बात करते हैं बच्चों, तो वायरस का 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर हो सकता है। अब देखो यहां बात पकड़ने वाली आ गई कि वायरस देखो 0.02 माइक्रोमीटर है, और देखो ये तो इससे क्या है? पीपीएलओ बड़ा है, तो भैया वायरस जो है स्मॉलेस्ट सेल है? नहीं, वायरस को हम सेल कंसीडर नहीं करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। तो यहां पे बेटा मैंने सिर्फ आपको वही लिखवाए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है ना। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जो सेल्स हैं उनके साइज में भी और उनके शेप में भी वेरिएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। राइट। तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये एन ओवरव्यू ऑफ सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्चुअल चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ये सिर्फ एक तरीके से बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए। अगले लेक्चर से हम लोग सेल एनवेलप की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।